Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are well and safe at your places. Okay, students, in our previous video we have started the topic environmental pollution और उसमें हमने air pollution किया था, उसको complete किया था, air pollution के बारे में पढ़ा था, effects पढ़े थे, प्लस उसके साथ हमने तीन फिनोमिनाज किए थे मेन, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पोल्यूशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फटाफट से. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड पोल्यूशन जो था दैट इज वाटर पोल्यूशन. ठीक है, अब जैसे एयर पोल्यूशन था वैसे ही वाटर पोल्यूशन. क्या होता है वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन हो गया कि जब पानी में, पहले हमने क्या देखा था एयर में, अब वाटर पोल्यूशन क्या है? जब पानी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएं जो पानी में नहीं होने चाहिए या जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएं, तो वो पानी को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन. ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन जो है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं. ठीक है, मैंने आपको सोर्सेज ज़्यादा नहीं करवा रही क्योंकि वो आप खुद भी कर सकते हो. जो मेन रिलेटेड फिनोमिनाज है मैं आपको यहाँ पर यही करवा रही हूँ. तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं. बहुत सारे वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हो सकते हैं. जैसे हमारा डोमेस्टिक यूज़ हो सकता है जिसमें हम लोग बेदिंग कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं क्लोथ्स, या गाय भैंस नहा रही हैं, एनिमल्स जो हैं वो उसी में ही एक्सक्रीट कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. प्लस हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो वहाँ पर जा रहा है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो वहाँ पर जा रहा है. प्लस जितना भी हमारा फैक्ट्रीज का वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है वो पानी में जा रहा है. और क्या हो सकता है? और जैसे हो सकता है कि हमारा एसिड रेन है, जो हमने एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट देखा था. एसिड रेन भी तो पानी में जाएगी. अब बारिश एक जगह थोड़ा ज़मीन पे ही पड़ेगी, कोई ना कोई वाटर बॉडी में भी तो एसिड रेन हो सकती है. तो जब वो एसिड रेन हो जाएगी, वो भी एक कॉज हो सकती है वाटर पोल्यूशन का. एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो कॉजेस वाटर पोल्यूशन के हो सकते हैं. ठीक है, तो वो सब क्या होंगे? सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है, वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत सारे इफेक्ट जो है वाटर पोल्यूशन के हो सकते हैं, बट जो मेन इफेक्ट है वो हैं ये तीन. ठीक है, मैं इसको इन तीनों को डिस्कस करूंगी. सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है यूट्रोफिकेशन की. ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होती है? यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन वो होती है जब कोई भी वाटर बॉडी होती है. ठीक है, जब कोई भी पानी की जगह है जहाँ पर, जैसा सपोज करो कोई लेक है या कोई पॉन्ड है या कोई छोटी सी लेक पॉन्ड है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? उसके आसपास जो है रेजिडेंशियल एरियाज है, या उसके आसपास क्या है? फार्मिंग लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं. तो वहाँ पर क्या होगा? अब जो वाटर बॉडी है वो स्टैग्नेंट है, वो रिवर नहीं है, ना ही वो स्ट्रीम है, वो एक स्टैग्नेंट वाटर बॉडी है. अब वहाँ पर क्या होगा? जो आसपास का रेजिडेंशियल एरिया का वेस्ट है वो भी उस पानी में जाएगा. प्लस जो एग्रीकल्चर फार्मिंग जो उसके आगे पीछे हो रही है, जो लैंड्स हैं, उससे भी जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो वहाँ से उस पानी में फ्लो करेगा. ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? ये जो पानी की लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर कुछ अनवांटेड जो है प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, अनवांटेड प्लांट जिसको आप क्या बोलते हो? वीड्स. वीड्स बोलते हैं ना हम अनवांटेड प्लांट्स को. तो जो है अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स की जो है यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है. ठीक है, अब जब ये अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स की ग्रोथ हो जाती है, इसी के साथ यहाँ पर एक और चीज की ग्रोथ होती है, दैट इज एल्गल ब्लूम्स. ठीक है, क्या? एल्गल ब्लूम्स मतलब एल्गी. एल्गी की भी ग्रोथ होने लगती है. अब एल्गी क्या? जैसे वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की सरफेस जो आपको बहुत सारी जगहों पे दिखाई देगी, जो पानी वाली, जैसे जब आप पानी के आसपास देखते हो तो पत्थरों पे वो ग्रीन ग्रीन सी होती है. तो वैसे ही कभी कभी जब बहुत सारा एक्सेस पोल्यूशन हो जाए किसी वाटर बॉडी में, तो उसकी सरफेस पर आपको एल्गी की ग्रोथ भी दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम्स. ठीक है, तो जब वाटर सरफेस पे ड्यू टू वाटर पोल्यूशन अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ हो जाएगी और उसमें कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ हो जाएगी. तो अब इसने क्या किया?
इसने जो ये पानी की जो लेयर थी इसको बहुत पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब जो पानी के ऊपर जब ये ऐसे अनवांटेड प्लांट्स या एल्गी की मोटी सी परत पड़ जाएगी, जब उसके ऊपर ग्रो कर जाएगी, तो नीचे क्या होगा, जो नीचे पानी के नीचे का इकोसिस्टम है, मतलब जो पानी के एक्वेटिक प्लांट्स हैं या जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करेगी क्योंकि उनके इकोसिस्टम को ये क्या करेगी, खराब करेगी। तो जब उनके इकोसिस्टम को खराब करेगी तो फिर क्या होगा, जो नीचे के जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ना उनको ऊपर से सनलाइट मिलेगी, ना ही उनको ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो यहाँ पर उनका ब्लॉक हो जाएगा। तो जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो नीचे का जो पानी का एक्वेटिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब अनवांटेड प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ हो जाती है इन अ वाटर बॉडी ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का जो मेन कॉज है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन का जो मेन कॉज है दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सब्सटेंसेस, जब अगर ये वाले सब्सटेंसेस पॉल्यूटेंट जो हैं जब वाटर बॉडी को पॉल्यूट करते हैं, तो इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होती है। और यूट्रोफिकेशन क्या हो गया, द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन आता है कि यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सब्सटेंसेस, मेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सब्सटेंसेस, या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सब्सटेंसेस कॉज क्या, तो कॉज यूट्रोफिकेशन। क्लियर हुआ ये चीज। सो दिस इज द वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। सेकेंड थिंग इज बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, या इसका एक और नाम है दैट इज बायो रेमिडिएशन, ठीक है। बायो रेमिडिएशन, बायो एम्प्लीफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन, तीनों चीजें सेम है। बुक्स में अगर अलग नाम पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, देखो ये प्रोसेस या ये फिनोमिना ये कहता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ना कोई ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट कर पाता है, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म उसको एक्सक्रीट कर पाता है, मतलब वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहता है। तो वो जो केमिकल वैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म के, या आप बोल सकते हो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ मूव करते रहते हैं, ना वो कोई ऑर्गेनिज्म उसको डाइजेस्ट कर पाता है, ना ही कोई ऑर्गेनिज्म उसको एक्सक्रीट कर पाता है। तो जैसे ही वो जो केमिकल सब्सटेंस है वो सिर्फ क्या होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ मूव करता जाता है, ट्रांसफर होता रहता है। जब अभी हमने पढ़े हैं ट्रॉफिक लेवल्स पहले, है ना, पहले प्रोड्यूसर्स होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, देन क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये केमिकल्स क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल से ट्रॉफिक लेवल सिर्फ मूव करते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, मगर ना ये एक्सक्रीट होते हैं ना ये डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल DDT, ठीक है, एक केमिकल है हमारे पास DDT। DDT क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना भी याद रख लो। तो DDT लाइक जो केमिकल्स होते हैं ये क्या माने जाते हैं आर द मेन कॉज किसका एक्सटेंशन का, वल्चर्स के एक्सटेंशन का। जैसे आपको पता है कि आजकल हमें वल्चर्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं, तो क्योंकि वो आजकल कहते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं। तो जब रिसर्च हुई तो उस पर ये दिखा गया कि जो वल्चर्स के एक्सटेंशन के पीछे सबसे बड़ा जो राज है दैट इज DDT। अब इसका ये कैसे देखो, DDTs हम कहाँ यूज़ करते हैं, DDTs हम यूज़ करते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं, प्लस जब हम घर पर जब डेंगू का सीज़न आता है तो हम फॉगिंग करते हैं सो दैट कि मच्छर मक्खियाँ मर जाएं, तो वो जो फॉगिंग है उसमें भी हम DDT, जिसको हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स बोलते हैं,
वो भी हम उसमें भी DDT यूज़ करते हैं। देखो जब आपने फील्ड एरिया में DDT यूज़ किया तो मैंने क्या बोला कि ये ना डिज़ोल्व होगा ना एक्सक्रीट होगा, तो ये वहाँ एग्रीकल्चर लैंड से, फार्म से कहाँ पर आया, किसी वाटर बॉडी पे आया। जैसे वो किसी वाटर बॉडी में आया तो वाटर बॉडी में डिज़ोल्व हो गया, तो जब डिज़ोल्व हुआ वाटर बॉडी की प्लांट्स ने भी उसको कंज्यूम किया, प्लस उसके एनिमल्स ने भी, सपोज करो उसकी फिशेस ने कंज्यूम किया, फिर उस फिश को किसी बर्ड ने खाया, फिश ईटिंग बर्ड ने खाया, फिर जब वो बर्ड की डेथ हुई तो उस पे ऊपर स्कैवेंजर्स, उसके ऊपर स्कैवेंजर्स ने फीड किया, तो वो जो DDT था राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, वो वैसे का वैसे ही ट्रांसफर हुआ कहाँ तक, स्कैवेंजर्स तक। वो ना बीच में किसी ऑर्गेनिज्म ने डाइजेस्ट किया, ना ही वो किसी ऑर्गेनिज्म से वो एक्सक्रीट हुआ, वो वैसा का वैसा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाता रहा। ठीक है, अब वो जैसे ही वहाँ पर जाता रहा तो वो लास्ट वाले जो ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स थे वो उसमें एक्यूमुलेट होने लगा। एक्यूमुलेट मतलब उनमें इकट्ठा होने लगा। तो जब ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाएंगे, तो वो आपकी बॉडी को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हार्मफुल या कुछ ना कुछ अलग सा डेंजरस सा इफेक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये देखा कि जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन उस केमिकल की हो गई टॉप लेवल के ऑर्गेनिजम्स थे, तो उन्होंने क्या कॉज की, अल्टीमेटली डेथ कॉज की। ठीक है, तो वो जो अल्टीमेटली डेथ कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं, जो ना डाइजेस्ट हुए ना एक्सक्रीट हुए, जस्ट मूव करते रहे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, उसको, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी, DDT इज द मेन कॉज ऑफ बिहाइंड द एक्सटेंशन ऑफ वल्चर्स। ठीक है, तो वल्चर्स के एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ DDT, क्योंकि DDT हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है लास्ट एक डिकेड में, क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए तो हम ये सब केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स की क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ बायो एम्प्लीफिकेशन। क्लियर हुआ कि जब कोई केमिकल ऐसा जो ना डाइजेस्ट हो सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है, बस वो इकट्ठा होते जा रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो फिर अल्टीमेटली क्या कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म में क्या कॉज कर रहा है, डेथ कॉज कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो दिस इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, थर्ड इफेक्ट इज डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस जो हैं हमें वाटर पोल्यूशन से हो सकती हैं, एज यू ऑल नो, बट मेन जो दो डिजीजेस हमने पढ़नी है, जो JKSSB में फॉर श्योर आती ही आती हैं, वो उसके बिना पेपर नहीं आता, तो दो जो डिजीजेस हैं दैट इज मीनामाटा एंड इटाई इटाई। ठीक है, मीनामाटा एंड इटाई इटाई, ये जो दो डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस कब आई, ये आई ड्यूरिंग 1950s। ठीक है, ड्यूरिंग 1950s जब, कहाँ पर आई, ये दोनों की दोनों जो डिजीजेस हैं ये जापान की डिजीजेस हैं। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा कहाँ पर आतंक मचाया था, जापान में। ठीक है, क्या हुआ था ड्यूरिंग 1950s, जब जापान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, तो ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का सेटअप हुआ है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट हुई, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आई तो वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स यूज होने लगे। तो वो जो केमिकल्स और फैक्ट्रीज का वेस्ट था, आपको जैसे पता ही है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाता रहा, कोई नियर बाय वाटर बॉडी में। ठीक है, जब वो वहाँ पर वाटर बॉडी में जाता रहा बहुत सारे केमिकल वेस्ट, तो जैसे मैंने अभी आपको ये बायो एम्प्लीफिकेशन में बताया कि क्या हुआ, वो जो केमिकल्स थे वो ना डिजोल्व हुए, ना डाइजेस्ट हुए, ना एक्सक्रीट हुए, और वो ट्रांसफर होते रहे। जैसे ये केमिकल्स पानी में गए, पानी में फिशेस ने खाए, और फिशेस को फिर जब ह्यूमंस ने खाया, फिशेस को जब ह्यूमंस ने खाया, तो उनमें ये डिजीजेस हुई, जिनको हमने क्या बोला, मीनामाटा एंड इटाई इटाई। ठीक है, अब मीनामाटा में क्या होता है, मीनामाटा जो होती है ये कॉज होती है Hg, मरकरी। मीनामाटा होती है मरकरी की वजह से, मरकरी की एक्यूमुलेशन। तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, मीना, मीना एम फॉर मीनामाटा और एम फॉर मरकरी।
याद हो गई, तो जब एक याद होगी तो दूसरी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मीना माटा कौन सी केमिकल से होती है, मरकरी केमिकल से होती है। तो ये हुआ क्या, मीना माटा में एक्चुअली में होता क्या था, मीना माटा डिजीज में क्या हुआ, ये ज़्यादा इफेक्ट करती थी 50 अबव जो थे एडल्ट्स थे, उनमें इसने इफेक्ट किया। और उसमें इन्होंने क्या किया, पुअर विजन की, वीकनेस की, पैरालिसिस की, या थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, उसमें कई लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स भी मीना माटा में हुए, ठीक है। तो मीना माटा में क्या हुआ, अबव 50 लोगों को इसने इफेक्ट किया, पैरालिसिस किया, पुअर विजन हुई, वीकनेस हुई, या मेंटल डिसऑर्डर्स हुए ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी केमिकल, ठीक है। अब इटाई इटाई क्या हुई, ये भी एक डिजीज थी, इसी टाइम पर आई। इटाई इटाई हुई किससे, कैडमियम से, ठीक है। इटाई इटाई हुई किससे, कैडमियम से। कैडमियम से क्या हुआ, इटाई 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 का मतलब होता है क्राई क्राई, मतलब बहुत दर्द, जब आप दर्द में रोते हो तो उसको बोलते हैं उसको जापानीज में बोलते हैं इटाई इटाई। तो इटाई इटाई में क्या हुआ, पेन, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स, और बॉडी में क्या होने लगी, फटीग होने लगी। पेन्स कैसी, जॉइंट्स पेन, बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है इटाई इटाई में ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कैडमियम। तो जो मीना मार्टा और इटाई इटाई डिजीज हैं, दोनों कब आए, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज इन जापान, कब, ड्यूरिंग 1950s में, ठीक है। तो ये दो डिजीजेस आपको पढ़नी है, आती ही आती हैं। यही पूछा जाता है कि मर्करी कॉजिंग कौन सी डिजीज, या मीना मार्टा किस क्या कॉज कौन से केमिकल से होती है, या इटाई इटाई कौन से केमिकल से होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये दो डिजीजेस भी आपने यहाँ पर याद करनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको करवाया कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पोल्यूशन में इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपकी, क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या पोल्यूटेंट होते हैं, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ वाटर पोल्यूशन। अब आते हैं हम ये हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स पे, दैट इज नॉइज पोल्यूशन एंड सॉइल और लैंड पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या हुआ, सबसे पहले तो नॉइज और साउंड में क्या डिफरेंस है ये बताओ, ठीक है। नॉइज और साउंड में क्या डिफरेंस है, देखो क्या होता है, जब तक कोई आवाज आपके कानों को प्लेजेंट लग रही है, आपके कानों को सूदिंग लग रही है, तब तक वो आवाज क्या है, साउंड है, ठीक है। जैसे ही वो साउंड इंक्रीज होती है, आपके कानों को थोड़ी सी अनप्लेजेंट लगती है और आपको वो हार्शनेस इफेक्ट देती है, आपको वो प्लेजेंट इफेक्ट नहीं देती, तो वो क्या बन जाती है, नॉइज बन जाती है, ठीक है। तो इस ये डिफरेंस है बिटवीन नॉइज एंड साउंड में, ठीक है। अब नॉइज पोल्यूशन में आपने क्या करना है, एक तो आगे इसके सोर्सेज, क्या बहुत इजी है, सोर्सेज तो बहुत कुछ है इसके, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, व्हीकल्स हो गए हमारे पास, फैक्ट्रीज होगी, फिर आपके पास हॉर्न्स हो गया, फिर आपके पास डोमेस्टिक जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने लाउड स्पीकर्स यूज़ किया, डीजेज यूज़ किए, तो ये सब क्या है आपके सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन में एक्चुअली में क्वेश्चन क्या आता है, नॉइज पोल्यूशन में क्वेश्चन आता है कि कितनी डेसिबल जो साउंड है, दैट इज मतलब एक्सेप्टेबल नॉइज का जो है वो रेंज कितनी है, ठीक है। अब देखो इंडिया में जो नॉइज पोल्यूशन का जो एक्सेप्टेबल रेंज है, दैट इज डिफरेंट देन द होल वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि इंडिया के लोग थोड़े से हैं, ऐसा है आपको तो पता ही है, इंडिया में ऐसे ही है, लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, हम बहुत अननेसेसरी हॉर्न्स हम बजाते हैं, हम शोर, लाउड स्पीकर्स का रैलीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इंडिया में जो रेंज है वो वर्ल्ड वाली फॉलो नहीं की जाती। आपको पता है हमारे घर पे यहाँ पे आगे पीछे कहीं शादी हो तो हम फुल ऑन जोर से डीजे लगाते हैं, जब तक अपने घर पे डीजे लग रहा है तब तक हाँ डीजे वाले भैया और ऊंचा, और जैसे ही दूसरे वाले के घर पे लगा तो ओ भाई इनको सेंस नहीं है, इतना ऊंचा बजा रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो इंडियन पीपल, तो जो नॉइज पोल्यूशन में क्वेश्चन आता है कि कितनी एक्सेप्टेबल रेंज है, देखो वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल जो रेंज है दैट इज 15 टू 25 डेसिबल्स, 15 टू 25 डेसिबल्स, ठीक है। ये किसकी है, वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड की कितनी एक्सेप्टेबल नॉइज है, 15 टू 25 डेसिबल्स, ठीक है। मगर इंडिया में कितनी है, गेस करो इंडिया में कितनी होगी, इंडिया में है जी 40 टू 45 डेसिबल्स, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि इंडिया में कितनी एक्सेप्टेबल नॉइज की रेंज है और वर्ल्ड में कितनी है। इंडिया में देख लो कितना डिफरेंस है, 40 टू 45, और आपको पता है 40 टू 45 डेसिबल्स कितना होता है, 40 टू 45 डेसिबल्स होता है कि जब आप फुल वॉल्यूम पे घर पे टीवी देखते हो, बस
ये डेसिबल एक्सेप्टेबल रेंज है इंडिया में। बट आपको लगता है कि हम वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं? जब रैलीज निकलती हैं, लाउड स्पीकर, खुद पॉलिटिशियंस ही वो चीज़ फॉलो नहीं करते, राइट? तो वो जब आवाज़ है, वो आपके तो टीवी से ज़्यादा ही आवाज़ है, तो जब हम डीजेस लगाते हैं तो कोई फॉलो नहीं करता। एक्सेप्टेबल जो इंडिया में रेंज है दैट इज़ 40 to 45, बट वेयर एज वर्ल्ड में कितनी है? 15 to 25 डेसिबल्स। डी छोटा, बी छोटा, ठीक है? तो ये है आपका नॉइज पोल्यूशन का रेंज, ठीक है? नेक्स्ट देयर इज सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन ज़्यादा कुछ ज़्यादा वैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आजकल ये ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज सॉइल और लैंड पोल्यूशन भी आजकल हम बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल जाता है। तो सॉइल और लैंड पोल्यूशन में मेन आपने देखना है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो इसके सोर्सेज हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या होंगे? जितने भी आपके एनिमल्स हैं या आपके छोटे इंसेक्ट्स हैं या आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल में ही एक फीड कर रहे हैं और सॉइल में ही एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे एनिमल्स या होते हैं जो है अपना एक्सक्रीशन, जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है सॉइल के लिए, जो सॉइल को या तो एसिडिटी करेगा या सॉइल को न्यूट्रल करेगा या सॉइल को इनफर्टाइल करेगा, ठीक है? तो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो गए। दूसरा आपके पास आ जाता है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रेडियो एक्टिव एजेंट्स। रेडियो एक्टिव एजेंट्स मतलब आपको पता है रेडियो एक्टिविटीज जो हमारी चलती हैं वो सब क्या आ गई? वो भी सॉइल और लैंड को ही पोल्यूट करेंगे, ठीक है? देन देयर इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में मेन आपके पास यहाँ पर आ जाता है डंपिंग, ठीक है? मेन यहाँ पर क्या आ जाती है? डंपिंग। जो हम डंपिंग ग्राउंड, अब आपका जो घर का जो वेस्ट है, जो हम बड़े बड़े डस्टबिन जो हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले लगाते हैं, वो अल्टीमेटली कहाँ लेकर जाते हैं? बहुत बड़ी बड़ी ग्राउंड्स पर उन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड बनाया होता है जहाँ पर वो सारा का सारा जो है उस वेस्ट को डंप करते हैं। तो वो जो डंपिंग ग्राउंड है वो उसकी जो नीचे वाली लैंड है या उसके नीचे वाला जो सॉइल है वो तो खराब हो ही रही है, प्लस उसके आसपास की जगहों में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ सोर्सेज हैं सॉइल और लैंड पोल्यूशन के। प्लस इसमें डंपिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज प्लास्टिक। यू नो कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो उसका भी लैंड और सॉइल में जाना तो वो भी उसको क्या करेगा? पोल्यूट करेगा। एक और रीजन हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, दैट इज एग्रीकल्चर, है ना? एग्रीकल्चर भी हो सकता है। अब एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी पेस्टिसाइड और बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो भी अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, या सॉइल का जो एसिडिक नेचर है वो उसको कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? तो ये सब क्या रीजंस या सोर्सेज हो सकते हैं किसके? सॉइल या लैंड पोल्यूशन के, राइट स्टूडेंट्स? तो यही है आपका सारा का सारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है? विद दिस हमने अभी तक, अब हमारा जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है दैट इज डिजीजेस, ठीक है? डिजीजेस का टॉपिक बचा है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन, राइट स्टूडेंट्स? आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा। काइंडली प्लीज रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। हमने बहुत सारी बायो अभी तक टॉपिक कंप्लीट कर ली है, तो अब एग्जाम तो ऑब्वियसली लेट होने ही वाले हैं, तो अब आपके पास टाइम है क्या करने का? सिर्फ रिवाइज करने का। जितना मटेरियल यहाँ पर जॉब्स अड्डा पे आपको मिल रहा है या जितनी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रही हैं, पढ़ चुके हो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ चुके तो पढ़ो, अगर पढ़ भी चुके हो तो उसको दोबारा से दोबारा रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, राइट स्टूडेंट्स? तो आई प्लीज़ keep supporting us and kindly subscribe to our channel. Thank you.